प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने कर देय योग्यता को मापने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा बतलाए गए दो दृष्टिकोणों में से पहला दृष्टिकोण यानी भावात्मक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया था। आज हम लोग इसी क्रम में दूसरे दृष्टिकोण यानी बाह्य दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। करदान योग्यता की माप के लिए अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने बाह्य दृष्टिकोण का सहारा लिया है। इसे वस्तुपरक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण में करदान योग्यता के स्थान पर करदान सामर्थ्य को स्थान दिया गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत लोगों के बाह्य बातों के प्रभाव का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थशास्त्री वाकर ने करदान योग्यता का अर्थ व्यक्ति के उत्पादन शक्ति से लगाया है। उनका मानना है कि व्यक्ति की उत्पादन शक्ति देश के आर्थिक साधनों पर निर्भर करती है, जिसमें सामाजिक तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुगत धारणा में व्यक्ति के भावनाओं और त्याग के स्थान पर व्यक्ति की करदान शक्ति को उसकी बाह्य बातों से ज्ञात किया जाता है। यही कारण है कि अमेरिकन अर्थशास्त्रियों ने करदान योग्यता के स्थान पर करदान सामर्थ्य शब्द का प्रयोग किया है। इन अर्थशास्त्रियों ने करदान सामर्थ्य पर तीन बातों के प्रभावों का उल्लेख किया है, अर्थात व्यक्ति का करदान सामर्थ्य तीन बातों यथा पहला उपभोग का स्तर, दूसरा करदाता की संपत्ति और तीसरा आय का आधार पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है। पहला, उपभोग का स्तर। अर्थशास्त्रियों का विचार है कि व्यक्ति का करदान सामर्थ्य उसके उपभोग पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति द्वारा जितनी अधिक मात्रा में उपभोग पर व्यय किया जाएगा, उस व्यक्ति की कर देने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यह सामान्य सी बात है कि धनी व्यक्ति निर्धनों की अपेक्षा उपभोग पर अधिक व्यय करते हैं। अतएव धनी व्यक्तियों पर उचित दर से कर लगाना चाहिए, जिससे कि उनके फिजूल खर्ची को रोका जा सके या उसे नियंत्रित किया जा सके। उपभोग पर कर लगाने का विचार सर्वप्रथम मील, फिशर और हर्बर्ट आदि अर्थशास्त्रियों ने दिया था। बाद में ऐसे करों का समर्थन अर्थशास्त्री कार्डर ने भी किया। कार्डर का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति की करदान क्षमता की माप उसकी व्यय करने की क्षमता से की जानी चाहिए और जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्यय है उस पर उतना ही अधिक कर लगाया जाना चाहिए। उपभोग के आधार पर कर के निर्धारण में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिनके कारण इसकी आलोचना की गई है, जिसमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। पहला, उपभोग कम करना। आलोचकों का विचार है कि यदि उपभोग व्यय के आधार पर करारोपण किया जाता है तो करों से बचने के लिए लोगों द्वारा उपभोग को ही कम कर देने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की कार्य क्षमता और उत्पादन दोनों बुरी तरह प्रभावित होने लगती है, जिसे कभी भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। दूसरा, कर का आधार गलत। आलोचकों का कहना है कि उपभोग व्यय के आधार पर करों का निर्धारण किया जाना गलत है। व्यवहार में यह देखा गया है कि वैसे धनी परिवार जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या काफ़ी सीमित है, उनका उपभोग एक निर्धन के बड़े परिवार से कम होता है। ऐसी परिस्थिति में धनवानों से कम कर और निर्धनों से अधिक कर की वसूली अनुचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो अधिक व्यय करता है वो अधिक कर दे सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का उपभोग व्यय उसके परिवार में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा, बचत और विनियोग की उपेक्षा। कुछ आलोचकों का मत यह है कि बचत और निवेश व्यय की उपेक्षा करना और केवल उपभोग व्यय को कर देय क्षमता का सूचक मानना अनुचित है, क्योंकि आय केवल उपभोग पर व्यय नहीं की जाती है, बल्कि उसका कुछ भाग बचत और निवेश पर भी व्यय की जाती है। दूसरा, करदाता की संपत्ति का आधार। वस्तुपरक दृष्टिकोण के अंतर्गत करदान क्षमता को मापने के लिए
व्यक्ति के संपत्ति को आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति जैसे मकान, जमीन, गाड़ी आदि जितनी अधिक होगी, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही अधिक होगी। ऐसे व्यक्ति को धनवान के श्रेणी में रखा जाएगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के पास संपत्ति कम होगी वह कम धनी होगा। ऐसी दशा में अधिक धनी वर्ग की करदाता क्षमता अधिक होगी, जबकि कम धनी वर्ग की करदान क्षमता अपेक्षाकृत कम होगी। संपत्ति के आधार पर कर के निर्धारण को अर्थशास्त्रियों ने अनुचित माना है और इसे त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसकी तीव्र आलोचना की है। कुछ प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। पहला, आलोचकों का मत है कि यदि व्यक्तियों की संपत्ति पर कर लगाया जाता है तो लोगों के बचत और निवेश करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे हतोत्साहित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय और पूंजी वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके पास संपत्ति तो नहीं होती है, किंतु वे अत्यधिक आय अर्जित करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि संपत्ति के आधार पर करारोपण किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति कर देने से बच जाएंगे, जबकि उनकी कर दे क्षमता ऊंची होती है। तीसरा, कभी कभी किसी वर्ष विशेष में संपत्ति से आय की प्राप्ति नहीं भी हो पाती है। ऐसे में संपत्ति को निरंतर आय का साधन मानना अनुचित है। इसके अतिरिक्त स्थान, प्रयोग आदि के आधार पर भी इनसे प्राप्त होने वाली आय परिवर्तित हो सकती है। चौथा, व्यक्तियों के निजी संपत्ति का मूल्यांकन करना कठिन कार्य है, अतः संपत्ति के आधार पर करारोपण करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। आलोचकों का विचार है कि सभी मामलों में संपत्ति से समान आय प्राप्त नहीं हो सकती। इन आलोचकों का मानना है कि कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनसे अधिक आय प्राप्त होती है, तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनसे कुछ भी आय की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए संपत्ति को कर निर्धारण का आधार मानना तर्कसंगत नहीं है। छठा, एक आलोचना यह भी की जाती है कि संपत्ति पर कर संपत्ति के मूल्य के आधार पर लगाई जाती है, किंतु यदि संपत्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हो रही हो तो इस पर कर लगाना या वसूलना अन्याय संगत है। इन आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि संपत्ति निसंदेह एक व्यक्ति के कर दे क्षमता की ओर संकेत करता है। यद्यपि इस पर करारोपण के मुख्य स्रोत के रूप में निर्भरता नहीं रखी जा सकती है, तथापि इस पर कर दे क्षमता के महत्वपूर्ण और पूरक सूचक के रूप में अवश्य विचार किया जा सकता है। तीसरा, आय का आधार। वस्तुगत दृष्टिकोण के अंतर्गत कर दे योग्यता की माप हेतु आय का आधार महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्रियों का विचार है कि करों का निर्धारण व्यक्ति के आय के अनुसार किया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक है उससे उतनी ही अधिक और ऊंची दर से कर लगाया जाना चाहिए, जबकि कम आय वाले व्यक्ति को कर मुक्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कर के निर्धारण के लिए मौद्रिक आय को आधार के रूप में स्वीकार करने पर आपत्ति व्यक्त की है। इन विद्वानों का मानना है कि मौद्रिक आय कर निर्धारण का अकाट्य आधार नहीं हो सकता है और इसकी आलोचना करते हुए कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, व्यवहार में यह पाया गया है कि समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी आय तो मौद्रिक रूप में समान होती है, किंतु उनकी करदान क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में उनके दायित्व भी अलग अलग होते हैं। जैसे क और ख दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मासिक आय 1000 रुपये है, किंतु व्यक्ति क के परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है, जबकि व्यक्ति ख के परिवारों में सदस्यों की संख्या 10 है। ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों की मौद्रिक आय को कर निर्धारण का आधार बनाया जाना तर्कसंगत और न्यायपूर्ण नहीं होगा। दूसरा, आलोचकों का कहना है कि मौद्रिक आय का
मौद्रिक आय कर निर्धारण का आधार इसलिए भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि व्यक्तियों के आय प्राप्त करने के साधन भिन्न भिन्न होते हैं। इन आलोचकों का मत है कि आय का प्रायः दो अंश होते हैं, पहला अर्जित आय और दूसरा अनार्जित आय। अर्जित आय के अंतर्गत वेतन, मजदूरी आदि शामिल किया जाता है, जबकि अनार्जित आय में पूंजी लाभ, मकान किराया से प्राप्त आय, सट्टेबाजी, लॉटरी या ब्याज आदि से प्राप्त अप्रत्याशित आय शामिल हैं। अतएव कर का निर्धारण करते समय यदि अनार्जित आय पर भारी मात्रा में करारोपण नहीं किया जाता है तो इसे न्याय संगत नहीं कह सकते हैं। तीसरा, एक आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि लोग प्रायः कर के भार से बचने के लिए अपने आय को ही छुपा लेते हैं, यानी आय को छुपाकर कर की चोरी करते हैं, जो उचित नहीं है। इन त्रुटियों और आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि आय कर देय क्षमता का सबसे अच्छा आधार या सूचक है। एडम स्मिथ ने भी आय को कर देय क्षमता का उचित मापदंड के रूप में स्वीकार किया है। धन्यवाद।